हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। आज हम यूनिट 5 को स्टडी करने वाले हैं जो कि है ग्रीन स्किल्स। ये जो चैप्टर है 3 सेशंस में डिवाइडेड है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हो। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेशन नंबर 1, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट कैसे रिलेटेड है एंड इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है उनसे रिगार्डिंग बात करेंगे। तो उससे पहले हम इन्वायरमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी चीज़ हमारे आसपास हम देखते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उन सबको ही मिलाकर इन्वायरमेंट बनता है। जैसे कि आप इस डेफिनेशन में भी देख सकते हो, वही चीज लिखा है। लिविंग थिंग्स में प्लांट एनिमल्स आ जाते हैं एंड नॉन लिविंग में एयर वाटर लैंड ईटीसी आ जाता है। एंड हमारी लाइफ इन्हीं के इंटरेक्शन में डिपेंड करता है। फिर आगे इसके अगर टाइप्स में अगर देखोगे, इन्वायरमेंट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, फिजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल कल्चरल एनवायरमेंट। आई नो आप अगर बोलना चाहोगे मैन मेड एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, वो भी होता है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग दो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट और दूसरा है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। अब इसमें फिजिकल में आते हैं हमारे बिल्डिंग्स, क्लासरूम, प्लेग्राउंड एंड ईटीसी। एंड सोशो कल्चरल में हमारा बिहेवियर, रिचुअल्स, वैल्यूज ईटीसी, ये सब इंक्लूड किया जाता है। एंड इसके अलावा भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैन मेड इन्वायरमेंट होता है और नेचुरल इन्वायरमेंट होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशनशिप। अब आपको भी पता है जो भी हम करते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट को। एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है सालों सालों से। यहाँ पर भी आप देखोगे सोसाइटी डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट फॉर रिसोर्सेज, की खाना पीना जो भी मान लो या फिर कोई भी रिसोर्सेज के लिए हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में ही डिपेंडेंट है। इनफैक्ट हर एक लिविंग थिंग इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट होता है। बट जो ह्यूमन है वो मॉडिफाई करता है अपना इन्वायरमेंट अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एंड डिजास्टर लाता है। ये आपने देखा ही है, क्योंकि वो ज़्यादा ओवर यूज़ करता है एंड अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो नेचुरल लॉज को वो चेंज कर रहा होता है, जिससे कि कोई ना कोई डिजास्टर वगैरह आता ही है, जैसे कि लैंडस्लाइड, फ्लड या फिर ड्राउट ईटीसी। फिर हम बढ़ते हैं आगे, हमारा आता है नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो जो भी चीज़ हमको नेचर से मिलती है उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे पानी, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल, फॉसिल फ्यूल ईटीसी। एंड इसके टाइप्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है। लैंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल, फूड, एनर्जी रिसोर्सेज। लैंड में जो भी लैंड हमारे लिए अवेलेबल है फार्मिंग के लिए, हाउसिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वो लैंड रिसोर्स में आ जाता है। फॉरेस्ट रिसोर्स में बेसिकली हम वुड, मेडिसिन, फूड ईटीसी के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। एंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर हम ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। मिनरल रिसोर्सेज पर हम मेटल और नॉन मेटल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं एंड सो ऑन। आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हम हर एक चीज़ के लिए ही नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं। एज वेल एज हम नॉन नेचुरल रिसोर्सेज पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। बट फिलहाल आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक तो इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे किया जाता है, और दूसरा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग किया जाता है। एग्जॉस्टेबल में क्या होता है, ये लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल होता है, तो एक टाइम पे ये खत्म हो जाता है। एंड उसी के कॉन्ट्राडिक्ट इनएग्जॉस्टेबल अनलिमिटेड होता है, जैसे सनलाइट एंड विंड। ये आप बचपन से ही पढ़ते हो, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। रिन्यूएबल यही कि ये दोबारा बनाया जा सकता है, एंड नॉन रिन्यूएबल कि ये दोबारा बनाया नहीं जा सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड उतना टाइम हमारे लाइफ स्पैन में अवेलेबल है नहीं, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में काउंट किया जाता है। खैर, इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल इश्यूज भी है जो कि हमने खुद ही क्रिएट किया है एज पर अवर मिस यूज एंड ओवर यूज, जिसके अंदर आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन। ये चार मेन कॉजेज हैं। आई गेस ये आपने अपने लाइफ में फेस किया भी होगा। फर्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हम ज़्यादा लालच की वजह से बहुत सारा कंज्यूम कर लेते हैं, हद से ज़्यादा, जैसे ओवर फिशिंग कर लिया, ओवर हमने पेड़ काट लिए, ओवर हमने पानी का इस्तेमाल कर लिया ईटीसी। एंड माइनिंग में हम नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो गैस वगैरह हार्मफुल चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाती है उसी टाइम पे, जो कि बहुत सारे पोल्यूशन का भी कारण बनता है, या फिर सॉइल इरोजन का कारण बनता है पोल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उस एरिया में जो भी खनिज निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही हम एकदम सपाट कर देते हैं, मतलब सारे पेड़ काट देते हैं। आपने अपने लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। लेकिन करंटली माइनिंग का निकोबार जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। जो निकोबार प्रोजेक्ट चल रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारा इंडिया में ही, जिसमें क्या किया जा रहा है, लाखों करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर माइनिंग करनी है, इसलिए। खैर, इसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना, जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ कम हो जाता है और क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। एंड फिर आता है पोल्यूशन, जो कि हार्मफुल चेंजेस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में ड्यू टू पोल्यूटेंट, उसकी वजह से किया जाता है।
अब ये पोल्यूटेंट क्या होता है? बेसिकली पोल्यूटेंट्स ये होते हैं, इसमें बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में काउंट होता है। कुछ नेचुरली ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो कि आपने सुना भी होगा, एंड जो नहीं होता डिकम्पोज उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। एंड इसके टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस में देखोगे, लैंड टाइप में यहाँ पर वेस्ट एंड केमिकल्स आ जाते हैं जो कि डिजीज एंड लैंड डैमेज करते हैं। फिर वाटर में सीवेज, केमिकल्स ये सब हम डालते हैं तो अनसेफ वाटर हो जाता है, डिजीज क्रिएट करता है, वाटर का पीएच गिरा देता है। एंड अगर एयर में मिलाते हैं, स्मोक गैसेस ईटीसी होता है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये आप बचपन से ही पढ़ रहे हो, तो चलो इसको स्किप करते हैं। फिर आते हैं चेंजेस, कि ये सब पोल्यूशन से क्या चेंज होता है। एक मेजर चेंज तो यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हीट हमारे अर्थ में ट्रैप्ड होता है ड्यूरिंग द डे, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो कि यहाँ पर भी लिखा है, आप देख सकते हो। एंड इसके कॉजेस पे अगर आप देखोगे, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स मेजर कॉज है, एंड उसके साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन भी उतना ही बड़ा कॉज है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सक्लेट कर रहा है। एंड इसके इफेक्ट में हमको ड्राउट दिख जाता है, फ्लड आ जाता है, क्योंकि इसका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है, या फिर क्रॉप डैमेज हो जाता है, ईटीसी हम फेस कर रहे होते हैं। एंड इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, एंड नेचुरल डिजास्टर तो आते ही हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि सेविंग द एनवायरनमेंट, कि हम अपने इस एनवायरनमेंट को अब सेव कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमको एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या सही है करना, क्या गलत है करना, इन सब से रिलेटेड जानकारी लेनी चाहिए। इन्वायरमेंट का अपना ही एक सर्कल होता है, अपना लॉज होते हैं, अपने बायोडाइवर्सिटीज होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो। एंड जो भी हम सीखते हैं उसको इन्वायरमेंट में अप्लाई भी करना चाहिए, जिससे कि इन्वायरमेंट सुधर सके। एंड जो भी हम काम करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही डेडिकेटेड भी हो, क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर हम खुद काम नहीं करेंगे, तो हमारा इन्वायरमेंट और वर्स्ट होता जाएगा। पिछली जनरेशन ने क्या किया क्या नहीं किया, हम उसको ना कोस कर भी हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस देंगे तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एनीवेज, ये तो आप पर डिपेंड करता है आप अपने इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हो, लेकिन हम इन जनरल इंडिविजुअली ये 3 अगर आवर्स को अगर हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करें तो काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट को बचा भी सकते हैं। इसमें क्या है, रिड्यूस करना है पोल्यूटेंट या फिर ओवर यूज कोई भी रिसोर्स को, एंड रीयूज करना है, अगर वो रिसाइकलेबल है तो उसको रिसाइकल भी करना है, जिससे एक चीज़ बनाने के लिए हमको नई नई चीज़ें बनाने की ज़रूरत ना पड़े, हम उसी को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दें। जैसे कि यहाँ पर वो पॉइंट्स लिखे भी हैं, यू कैन रीड ऑल्सो। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि हमको क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। डूज में लिखा है हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, मतलब ट्रीज को लगाना चाहिए, एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम कर देना चाहिए। एंड उसके अलावा अवॉइड में लिखा है बर्निंग वेस्ट, ये नहीं करना, यूजिंग प्लास्टिक्स ये भी नहीं करना, एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल्स ये भी नहीं करना। एंड फिर बढ़ते हैं हम सेशन 2 पे, जो कि है कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचाना है उनसे रिलेटेड बातें करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कंजर्वेशन होता क्या है। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो कंजर्वेशन बेसिकली प्रॉपर यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड ऑल्सो प्रिवेंटिंग ओवर यूज, डिस्ट्रक्शन एंड वेस्टेज। मतलब हम नेचुरल जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से वाइजली इस्तेमाल करें, एंड ओवर यूज वगैरह ये सब, वेस्ट वगैरह ये सब कम कर दें। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल करें जो हमको ज़रूरत है। अगर हमको एक लाइट में हमारा काम निकल जाता है तो 2 लाइट जलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड अगर हमको लाइट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसको जलाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे गर्मी में हमको फैन चाहिए रहता है, आई अंडरस्टूड, लेकिन सर्दियों में तो फैन नहीं चाहिए रहता ना, तो सर्दियों में हम टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने फैंस वगैरह, भले ही इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी हमको सस्ती पड़े। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा इन्वायरमेंट सस्टेन कर पाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि चेकिंग हाउ मच रिसोर्सेज वी यूज एंड आइडेंटिफाई वेस्टेज, प्लान वेज टू सेव रिसोर्सेज। एंड एग्जाम्पल में वही लिखा है इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो कि मैंने अभी बताया, ये आप एक बार पढ़ लो। फिर आता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब मिट्टी बचाओ, मिट्टी बचाओ मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी बचाओ। एंड इसमें अगर आप देखोगे, मिट्टी की फर्टिलिटी बचाने के लिए कुछ स्टेप्स या मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड यूज प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, जिससे कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो बची रहेगी। एंड सेकंड पॉइंट, कंट्रोल ग्रेजिंग, मतलब जो जानवर घास चरते हैं या फिर पेड़ खाते हैं उनको कंट्रोल वे में करना चाहिए, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम खत्म ना हो जाए उस एरिया में। एंड रिफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांट को दोबारा हमको लगाना चाहिए,
जो कि सॉइल को प्रिवेंट करता है इरोजन से। एंड टेरेसिंग मतलब मेकिंग फ्लैट स्टेप ऑन स्लोप। एंड फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोल फ्लोइंग अक्रॉस स्लोप्स टू प्रिवेंट वाटर रन ऑफ। फिर आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन। इसमें हमको पानी बचाने से रिलेटेड कुछ मेथड्स गिवन है, जैसे कि प्लांट वेजिटेशन की हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उससे हमारा पानी का जो फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। डैम्स एंड रिसोर्वियर्स मतलब हमको डैम क्रिएट करना चाहिए, रिसोर्वियर क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि हम पानी को बचा पाए और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाए। हमको सीवेज को ट्रीट करके हमारे ओशियन या फिर नदियों में बहाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट करके ही हमको फेंकना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली फेंकेंगे तो पोल्यूशन से क्रिएट होता है। जैसे यमुना रिवर आपने देखा ही होगा, हर दिन न्यूज़ में ट्रेंड करता है। जुडिशियस यूज़ मतलब अवॉइड करना चाहिए वेस्टेज अपने डेली लाइफ में, जो भी हम करते हैं नॉर्मल चीज़ों के लिए। जैसे हमको 1 गिलास पानी चाहिए, फिर भी हम 2 गिलास वेस्ट कर देते हैं। टैंकी रात में भरते हैं तो पूरा का पूरा टैंकी भर के गिर रहा होता है, फिर भी हम ध्यान नहीं देते। तो ये सब हम ध्यान में दे सकते हैं। खैर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वाटर शेड मैनेजमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लैंड में, जिससे कि पानी का जो सर्कल है वो अपने फ्लो में आ जाए और उनको हम रीयूज भी कर पाए जब हमको उनकी ज़रूरत हो। एंड फिर आता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। इसके अंदर हम एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं उससे रिलेटेड देखेंगे मेथड्स, जैसे कि स्विच ऑफ कर देना अप्लायंसेस जब उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। एंड एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्ब को क्लीन करना चाहिए जिससे कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो। प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। एंड उसके अलावा छोटी छोटी बातें लिखी है, जैसे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करो खाना पकाने के लिए जिससे हमारा गैस ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। कवर वेसल वाइल कुकिंग, सेम रीज़न। एंड लिमिटेड यूज़ ऑफ हाई पावर डिवाइसेज जैसे एसी, हीटर्स, एटीसी। एंड फिर आता है फूड कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फूड में यही कि रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करें। कोई खाना हमारा अगर बच जाता है उसको फ्रिज में डाल दें बाद में इस्तेमाल करने के लिए, उसको फेंके ना। स्टोर करें खाना जिससे कि खाना लॉन्ग टर्म हम सस्टेन कर पाए। एंड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे लंबे वक्त तक हम खाना बचा कर रख सकें। एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आप पेड़ लगा सकते हो और कम से कम पेड़ काटो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। एंड फिर आता है हमारा सेशन नंबर 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी। इसमें हम ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन पावर रिसोर्सेज इससे रिलेटेड बात करेंगे, ग्रीन स्किल्स इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो फर्स्ट है नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमको नीड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की? एक नीड यही है कि अभी जो भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 20-30 साल बाद खत्म हो जाएगा, फिर हमारे फ्यूचर जनरेशंस को उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो तब वो क्या करेंगे? तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी हम कुछ स्कार्सिटी फेस कर रहे होते हैं, कुछ इलाकों में पानी नहीं आता, कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, ये सो ऑन। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही सारे पॉइंट्स रिलेटेबल लिखा है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से इनकम इंक्रीज होती है एंड मोर कंजप्शन इंक्रीज होती है, जो कि लीड करती है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल डैमेज एंड फ्यूचर शॉर्टेज, जो कि मैंने अभी बताया। एंड इसका एक ही सोल्यूशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, तभी हमारा जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन सोसाइटी है, सस्टेन कर पाएगा। एंड इसके अलावा आप यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हो, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन नीड्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। एन एग्जाम्पल में वही पॉइंट्स आ रहे हैं जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था, मतलब स्टडी किया था। फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ये पॉइंट भी आपको जानने की रिक्वायरमेंट है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी वो जगह है जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ स्पीशीज एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर प्लांट्स, एनिमल एंड उनका इकोसिस्टम सस्टेन करता है, जिसके अंदर हर एक प्राणी दूसरे पर रिलेटेड रहता है। हम जो आसपास रहते हैं ये भी एक बायोडाइवर्सिटी है। इनके इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हो, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को हमको मेंटेन करके चलना है तो सॉइल फॉर्मेशन, क्लीन एयर, वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल ईटीसी हमको सुधारना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे से बायोडाइवर्सिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज इकोलॉजिकली रह पाएंगे। क्योंकि विदाउट बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। खैर, अगर इसके फीचर्स की बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसमें रिड्यूस करेंगे एक्सेसिव चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं एंड प्रमोट करेंगे रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस को, यूज़ करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एंड ट्रीज को प्लांट करेंगे, इको फ्रेंडली मटेरियल इस्तेमाल करेंगे एंड अडॉप्ट करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज हैं जो डिग्रेडेबल हो और इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया जाता हो। एंड अब आता है SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बेसिकली ये एक मीटिंग थी जो कि 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने रखी थी, जिसके अंदर 17 गोल्स थे एंड इन गोल्स को 2030 तक पूरा करने का इनका वादा था। इसमें क्या था कि हम पॉवर्टी को एंड करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे
एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को लेंगे। इसके अंदर ये कुछ गोल्स है, क्लाइमेट चेंज, वाटर मैनेजमेंट, जेंडर इक्वालिटी, एनर्जी यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड इसके अलावा भी एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे गोल्स थे। ये 1-2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखना। अब पढ़ेंगे ग्रीन ग्रोथ क्या होता है। बेसिकली ये वो ग्रोथ होता है या फिर वो डेवलपमेंट होता है जब हम इन्वायरमेंट का भी खास ध्यान रखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रोथ एंड सोशली इंक्लूसिव ग्रोथ इज कॉल्ड इको फ्रेंडली ग्रोथ या फिर ग्रीन ग्रोथ। यहाँ पर आप एक लाइन में लिखा भी है, देख सकते हो कि ग्रो द इकोनॉमी विदाउट हार्मिंग द नेचर, जो कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। एन एग्जाम्पल में यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं बट बहुत इफेक्टिव है। एंड फिर आता है ग्रीन इकोनॉमी। यूएनईपी के अकॉर्डिंग ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर करते हैं। जैसे कि इसमें हम इन्वायरमेंटल रिस्क को कम करते हैं, रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करते हैं, इंसानों का भी ध्यान रखते हैं, एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। इन दोनों को ही हम बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे बैलेंस बिटवीन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, जो कि हमारा आइडियल इकोनॉमी भी होना चाहिए, आइडियल हमारी सोसाइटी भी ऐसी ही होनी चाहिए। फिर इसी से रिलेटेड ग्रीन कंज्यूमर आता है, वो कंज्यूमर जो कि इको फ्रेंडली चीज़ों को ही बढ़ावा दे एंड उन्हीं चीज़ों का कंजप्शन एंड बाइंग करे। जैसे कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करके जूट बैग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं इसलिए। तो वो सारे कंज्यूमर जो इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करेंगे, कंज्यूम करेंगे एंड बाय एंड सेल करेंगे, उनको हम ग्रीन कंज्यूमर कहते हैं। एंड इसके कंपोनेंट्स में आप देख सकते हो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर हमारे पास है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी, जैसे सोलर, विंड, वाटर, ग्रीन बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स एनर्जी कम इस्तेमाल करते हैं, वाटर कम इस्तेमाल करते हैं, एंड इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस हैं उनको कहा जाता है। ग्रीन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेस पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट, ईवी वगैरह जिसमें आ जाता है। फिर वाटर मैनेजमेंट जिसका अच्छा हो, जिसके अंदर पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, रीयूज हो, वो सब। एंड वेस्ट मैनेजमेंट में ये रिड्यूस, रिसाइकल वगैरह हम करते हो, सेग्रीगेट वेस्ट करते हो, जो कि बेस्ट एग्जांपल है मणिपुर वाली साइड हमारे इंडिया में। एनीवेज फिर लैंड मैनेजमेंट में वही कि विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट हम लैंड का सदुपयोग करते हो, उसको हम ग्रीन इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं। एंड जो ग्रीन इकोनॉमी है उसके अंदर जो स्किल्स होते हैं, जिन स्किल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर उन चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली बैग्स, इको फ्रेंडली हमारे व्हीकल्स वगैरह, उनको हम ग्रीन स्किल्स में काउंट करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्किल्स नीडेड टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर कॉल्ड ग्रीन स्किल्स। इसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ आ जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट के स्किल्स आ जाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्किल्स आ जाते हैं एंड सो ऑन, जो कि हमारी प्रायोरिटी भी है। मैं स्टार्टिंग से ही कह ही रहा हूँ, है ना। तो गाइस, एंड अगर ये स्किल्स होंगी तो हमारे पास जॉब्स भी होंगे जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगी। मतलब इसके अंदर वो जॉब्स आते हैं जो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं करते हैं बट उनको थोड़ा अच्छा कर देते हैं, जैसे कि पेड़ काटने वाले जॉब्स, वो ग्रीन जॉब्स नहीं है क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। प्लास्टिक बैग क्रिएशन की जॉब, वो इन्वायरमेंटल या फिर ग्रीन जॉब नहीं है क्योंकि उससे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। उसी के कॉन्ट्राडिक्ट अगर हम जूट बैग बनाते हैं तो वो ग्रीन जॉब है। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट का कोई स्किल्स डेवलप करते हैं, उससे हम अर्निंग करते हैं, तो वो ग्रीन जॉब है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप पढ़ लो एक बार। एंड अगर फर्दर हम और अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्किल्स नीडेड फॉर ग्रीन इकोनॉमी। मतलब हमको कौन कौन से स्किल्स चाहिए रहेंगे जो कि ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। जैसे रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्किल्स, इसमें हम इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वगैरह, उससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्किल्स पे बेस्ड कुछ काम करते हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना करे। क्लाइमेट रेजिलियंस हैंडल करते हैं हमारे क्लाइमेट रिस्क को। रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब अच्छे से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस वगैरह, रिसाइकिल वगैरह करते हैं। एंड लो कार्बन डेवलपमेंट, मतलब कार्बन एमिशंस वाले जो भी चीज़ें हैं उनको हम रिड्यूस या लो कर देते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमी साफ सुथरा रहता है एंड उसकी एयर भी क्लीन रहती है। फिर आप देख सकते हो जीएसडीपी, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे ही इनिशिएटिव्स लिए गए थे जो कि ग्रीन इकोनॉमी को बेनिफिट्स करेंगे। जैसे कि फर्स्ट था स्वच्छ कोऑपरेटिव, सेकंड मॉडर्न चूल्हा, बायो टॉयलेट्स। ये कुछ वो सारे इनोवेशंस थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था ग्रीन इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, आज का पोर्शन इतना ही था जहाँ पर हमने ग्रीन स्किल्स यूनिट 5 को इन डिटेल पढ़ा, इन डेप्थ पढ़ा। तो आई गेस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।